सर 2002 में रहमान डकैत पर आपने रेड किया था। उस जमाने में बाबू डकैत आपने नाम सुना हो, वो जेल वेल में था, रहा हो के आ गया। इनके लिए ये प्रॉब्लम थी कि कहीं बाबू दोबारा एक्टिव ना हो, तो उसके लिए इन्होंने एक कॉल की अपनी मीटिंग। ऐसे बंदे का फोन आया, उसने मुझसे कहा सर बड़ी जबरदस्त चौकी जमा के बैठे आप आए। जब हम आ रहे थे, उनके करीब पहुंचने वाले थे, तो वो उसमें एक ताहिर बलोच था, उन्हीं की पार्टी का आदमी था। वो कुछ चाय शाय लेने जा रहा था। उसने तो वैसा शोर किया, नॉट आपके नॉट आपके, और बस उसके बाद तो वहाँ तो क्लशनकोव की जो है ना भड़स चलना शुरू हो गया। सर सिविल हॉस्पिटल से कोई इंजर्ड बंदे की भी कोई वो भी मामला हुआ था। एक एंट्री आई सिविल अस्पताल से कि जी एक शख्स, ये नाम है, सर टांग में गोली लगने से जख्मी हुआ है। जब हमने उससे बातचीत की तो मैंने महसूस किया कि यार ये भी कोई क्रिमिनल है। तो उसकी बताई हुई जाए वकुआ पर हम पहुंचे। लड़का था इकबाल साईं उसका नाम था। उसने मुझसे कहा सर अरे उधर क्लाश नाला आया, क्लाश। बोला कौन है? बोला बाबू के लोग हैं और वो रहमान के घर गए। हम गए दादल हाउस, जो रहमान का घर था, वहाँ देखा खड़े हुए एकदम। कुदरती तौर पे एक वहाँ पर अली होटल है उसके घर के आगे, उसके पास एक छोटी गली है। वो उस गली से कतार की शक्ल में निकले और दूसरी गली में भाग गए। लेकिन रात को सुबह 1-1:30 बजे उन्हीं में से एक का फोन आया, अरे सर आपने हमारा काम खराब कर दिया। बोला क्या हुआ? बोला अरे आज तो हमने उसका काम पूरा उतारना था। एक और आपको इतला मिली थी, सुना मलीर में भी आपने कोई रेड वेड किया था। एक दावत में हम गए थे, मेरे कुछ पुलिस वाले थे, उन्होंने बोला सर एक बंदा है वो आपसे मिलना चाहता है। उसने कहा कि जी आप चलेगा हमारे साथ? मैंने बोला कहाँ जाना? बोला मलीर। और हम निकल पड़े। तो जब हम वहाँ पहुँचे, अभी वो वहाँ कोई दरिया का नशा कर रहे थे। तो जब उन्होंने ये सारी बातें सुनी तो उन्होंने महसूस किया कि शायद कोई हम पर आ गया है ना। इसी दौरान जनाब वो फायरिंग शुरू हो गई दबा के। तो इन्फॉर्मर था, कहने का अरे सर चलो। बोला अरे सर अभी कुछ भी नहीं कर सकता है तुम उसका। अपनी 4 मोटरसाइकिलों पे 6 मुल्जिमान उधर से आ गए। वो उनकी जो क्लैशनें चल रही थी, उनकी 1.5 फुट की चिंगारी नजर आ रही थी। सुना आपके ऊपर कत्ल का 302 का भी केस हुआ कोई। देखिए मैं SHO था और मैं कातिल भी था। एक KSI था मेरा, आतिफ शहजाद नाम था। कालू एक लड़का था, वो हीरोइनी था। जब वो पकड़ के ले आया तो वो उसकी FIR लॉन्च हो गई। मैं जब इलाके में गश्त पे था कार पे, तो मुझे 2 मोटरसाइकिल पे 125 पे 2 लड़के नजर आए, जिनमें वो जो है एक लड़का हमने पकड़ लिया। जब थाने लेके गए, लोगों ने बताया ये तो यूनुस मादी है। अब हुआ ये कि ये आदमी भी बगदादी थाने में बंद हुआ और मेरा जो कालू था वो भी उसी यूनुस मादी ने कालू को मार दिया। अच्छा। मुझे जो है उस वक्त के TPO साहब ने कहा तो सस्पेंड कर देते हैं। फिर एक नया SHO को अमजद कैनी, आपने नाम सुना होगा, वो आ गए और उन्होंने आगे बड़ी अच्छे तरीके से मेरे खिलाफ FIR लॉन्च की। एंड में हमारा वो केस डिस्पोजल हो गया। MM पॉडकास्ट के साथ मैं हूं फराज अहमद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे लियारी के बारे में, क्योंकि आज हमारे जो मेहमान हैं वो DSP नईम खान, जो अब रिटायर हो गए हैं, वो हैं, लेकिन लियारी के अंदर नईम उर्फ सन्नाटा के नाम से मशहूर थे। कलाकोट में भी पोस्टिंग रही है, SHO रहे हैं। इसके अलावा जो लियारी के थाने हैं उधर इनकी काफ़ी अरसा दराज इन्होंने वहाँ ड्यूटी की है। इनके बड़े बड़े जो आपके गैंगस्टर हैं उनसे भी वास्ते पड़े हैं, उनको रेड करके इन्होंने गिरफ्तार भी किया है। बहुत से इनके हाथ से इनकाउंटर भी हुए हैं। और आज हम इनसे बात करेंगे कि लियारी किस तरीके से ये गैंगस्टर्स के हाथ में आया और इनिशियल स्टेज से आखिरी में इनका कैसे सफाया किया गया। हमारे साथ मौजूद हैं रिटायर्ड DSP सिंध पुलिस नईम खान साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। थैंक यू। सर लियारी से कब से वास्ता जुड़ा आपका? मेरा लियारी से ताल्लुक़ जुड़ा 2002 से, पहली बार जब मैं SHO कलाकोट लगा। और ये ताल्लुक़ मेरा तकरीबन 2007 तक रहा, क्योंकि मैं मुतादिद दौर अतवार में वहाँ SHO कलाकोट 4 बार रहा। 3 बार चाकीवाड़े का मैं SHO रहा, 1 बार मैं करली का रहा और उसके बाद मैं बगदादी का भी रहा। और ये जो दो ऑपरेशन हुए थे, इसका मैं खासा मेन किरदार भी रहा। सर मतलब लियारी से आपकी बड़ी यादें वाबस्ता हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये बताएं कि नईम खान से नईम उर्फ सन्नाटा, ये नाम कैसे बढ़ गया आपका? असल में इस पुलिस में ना 2 नईम थे। एक नईम अहमद थे, मैं मोहम्मद नईम खान था। अच्छा, वो चूँकि उससे पहले 92 और 94-95 में जो ऑपरेशन हुए वो वहाँ उस दौर में एक्टिव थे, तो उनको ये नाम मिला था। असल में मैं जब पहली बार 2000 में SHO गार्डन लगा, तो वहाँ पर एक MKM की हड़ताल काल हुई ना, तो हमने सोचा कि यार ये तो बड़ा मुश्किल काम है और इसको बड़ी मेहनत और
तंदही के साथ करना पड़ेगा और अपनी विजिलेंस रखनी पड़ेगी इलाके में। तो उसके लिए हमने जो हमारे जो मुखलिस साथी थे उनमें एक सब इंस्पेक्टर आरिफ था, ग़ुलाम अली था और एक दो और थे, मेरे सिपा थे। तो हमने उनको बुला के कहा कि यार आज की जो शाम और रात है ना, ये हमें बड़ी मुश्किल से गुजरेगी, लिहाजा हमें कुछ करना है। तो उसके लिए मैंने प्लानिंग की कि हम अपनी प्राइवेट कारों पर इलाके में पेट्रोलिंग करेंगे और जो सरकारी गाड़ियाँ हैं हमारी, जो दूर से नज़र आती हैं कि पुलिस आ रही है, वो मेन रोडों पे रहेंगी। तो अभी ये हमारी प्लानिंग थी और हम इसके लिए असर और मगरिब के दरमियान हम अपने इलाके के अंदरून इलाके में मौजूद थे, बीपी फैक्ट्री से आगे। वहाँ पर जो है एक कार को वो जो एमक्यूएम वाले थे वो स्नैच कर रहे थे। तो इत्तेफाक से हम भी उनसे कुछ फासले पे पहुँचे, तो हमने कोई फायरिंग वायरिंग की, हवाई फायरिंग की, वो वहाँ से भाग गए और वो गाड़ी हमने उसको स्नैच होने से और जलाने से बचा ली। ये जो खबर थी इतनी बड़ी कि जी एमक्यूएम, चूँकि वो तो आपको पता उसकी हड़ताल किस तरह होती थी, और इस तरह के अचानक उनके ऊपर कोई और इस किस्म का आदमी आ जाए और वो फायरिंग कर दे, तो लाज़मी बात है फिर ये तो एक अजीब सा मतलब वो माहौल पैदा हो गया। तो उन्होंने जनाब हुआ ये कि उन्होंने महसूस किया कि शायद ये वो ही सन्नाटा है ना, सिर्फ हाँ, वो उनके जहन में ये बात थी। यहाँ से जो है ना ये सन्नाटा थोड़ा थोड़ा सा शुरू हुआ। फिर इस पोस्टिंग के फ़ौरन बाद मैं चला गया पाक कॉलोनी का SHO लग गया। अच्छा, वहाँ पर एमक्यूएम भी थी और बलोच भी थे, क्योंकि ओल्ड गोलीमार में बलोच थे, जहानाबाद में बलोच थे, और हसरत मोहानी कॉलोनी, ज़ुबैर कॉलोनी और बड़ा बोर्ड टाइप, ये सारे उर्दू स्पीकिंग थे। तो वहाँ पर भी मैंने उसी स्टाइल में नौकरी की, कुछ मुआसरे किए, कुछ उनको बलोचों को जो है गिरफ़्तार किया, जिसमें अरशद पप्पू मेरे से, मैंने उस पहली पोस्टिंग में 2001 में उसको गिरफ़्तार किया। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से शुरू हुई, सन्नाटा। जब मैं कलाकोट पहुँचा 2002 में, तो वहाँ तो फिर मैं बहुत, हर आदमी फिर मुझे सन्नाटे के नाम से कहने लगा, जबकि मैं इस चीज़ से खुश नहीं था, ना मेरा ये ताल्लुक़ था, ना मेरा ये नाम था, लेकिन ये चूँकि वो उनको ऐसा महसूस था क्रिमिनल को होता था कि शायद ये वाकई ओरिजिनल कोई सन्नाटा है। सर क्या वाकई ऐसा था, जहाँ जाते थे सन्नाटा पड़ जाता था? हाँ, मैं जब पहली दफ़ा जब कलाकोट में अपनी मोबाइल पे बैठ के इलाके के अंदर विजिट पे निकला, तो हम शहनशाही रोड से होते हुए आगे की तरफ जा रहे थे, तो हमने देखा कुछ लड़के वहाँ बैठे हुए थे, तो वो भाग गए। तो मैंने ड्राइवर से पूछा, यार ये क्यों भाग गए? बोला सर ये चरस बेच रहे थे। तो मैंने कहा यार ये इतनी ओपन बेचते हैं? बोला सर बिल्कुल। तो इसी तरह हम थोड़ा और आगे गए, कोई तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर आगे गए जुम्मन शाह प्लाट पे, वहाँ पर भी इसी तरह के हमें कुछ लोग नज़र आए। तो ड्राइवर ने मुझसे बड़े उससे अंदाज में कहा, बोला सर आप अभी नए आए ना, तो इसलिए आपकी इनके साथ कोई सलाम दुआ नहीं है ना। तो माजी में तो ऐसा होता है कि जब वो सलाम दुआ हो जाती है तो फिर हमारी पेट्रोलिंग अंदर बंद हो जाती है अंदर। तो उन्होंने शायद, ड्राइवर ने ऐसा महसूस किया कि शायद ये भी इस तरह का कोई माहौल रखेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैंने जो है ना वहाँ बहुत ईमानदारी और तनदेही के साथ नौकरी की। वहाँ असल में रहमान के पास जो 2 काउंसलर थे, एक का नाम लियाकत था, एक का बशीर मुल्लाज़ई, उन्होंने कोशिश की कि मेरे से राब्ता करें और कुछ चीज़ें मुझे दें, और ताकि जिसे हफ़्ता कहते हैं या महीना कहते हैं, वो उस तरह की कोई सेटिंग बन जाए। तो वो जब भी आते थे मेरे पास ऑफ़िस में, तो मैं लाज़िम बात है बातें तो उनसे सही करता था, लेकिन वो मुझे इस तरह कन्विंस नहीं कर पाते थे ना, और ना ही वो मुझे पैसे देने में कामयाब होते थे। तो मुझे एक इत्तला मिली कि जी एक शकील लड़का था, शकील बलोच, जो वहीं रहता था और पहले रहमान के साथ होता था। ये चूँकि बड़ा खौफनाक लड़का था, इसने इलियासगुड़ लियाकताबाद में 4-5 मर्डर भी किए थे एक ज़माने में। तो ये ख़ासा ख़तरनाक था, और ये उस घर के अंदर ये कुप्पी, चरस, अफ़ीम, क्योंकि ये हीरोइन को थोड़ा सा सख्ती करते थे, लेकिन ये इन चीज़ों के ऊपर जो है ना इनको कोई इतनी वो नहीं होती थी। तो ये शकील वहाँ से ऑपरेट करता था, या मैनेजर था, या सुपरवाइज़र था, या कहें कि उसका ज़िम्मेदार था, लेकिन ये सारा माल उन लोगों का होता था, बड़े वालों का। हमें जब इत्तला मिली तो हमने उस पर एक रेड की, और हमने बहुत अच्छे तरीके से की, और बड़ी तादाद में हमने वहाँ उनकी चरस, अफ़ीम, कुप्पियाँ, जो कि मेडिसन में इस्तेमाल होती हैं, लेकिन ये चूँकि पीते हैं टिंचर के हिसाब से, वो ज़्यादा नशा करती हैं, बहुत ज़्यादा नशा करती है वो। तो जब हमने उसको पकड़ लिया, वो इत्तेफाक से उस वक्त मौजूद नहीं था, वो उससे कुछ ही 2-4-5 मिनट पहले घर गया था खाना वाना खाने। तो अगर वो वहाँ मौजूद होता तो शायद हमें मुकाबला करना पड़ता, हमें नुकसान होता या उसको नुकसान होता। तो ये इस तरह का माहौल था वहाँ। सर ये उस टाइम रहमान वाकई अपने काउंसलर लगाता था? असल में रहमान जो है वो पूरे एक इलाके को उसने कवर कर लिया था ना, क्योंकि बाबू जो था वो जेल में था, इलाके में नहीं था, और बाबू की एक्टिविटीज़ जो थी वो इतनी थी नहीं, बिल्कुल ये अकेला रह गया और सारा कुछ उसके इख्तियार में था। तो ये इलेक्शन में भी जो है अपने लोगों को, ये जो रऊफ़ नाज़िम था और दूसरे जो मैंने 2 काउंसलरों के नाम लिए हैं, ये इनको सपोर्ट करता था।
और ये इसकी वजह से ही जीतते भी थे। सर सुना आपके ऊपर कत्ल का 302 का भी केस हुआ कोई? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है फराज। ये देखिए, मैं एसएचओ था और मैं कातिल भी था। ये किस थाने में था उस टाइम? ये एसएचओ में कलाकोट था। अच्छा, एसएचओ पहली पोस्टिंग थी? सेकंड पोस्टिंग में ये हुआ है। ये सेकंड पोस्टिंग में इस तरह हुआ कि जब मैं 2002 के दिसंबर में जब मैं हटा तो मेरे तकरीबन हटने के 1.5 माह बाद मैं ये गैंगवार शुरू हो गई। अच्छा। क्योंकि ये गैंगवार शुरू हुई, अरशद पप्पू का हमजुल था, इब्राहिम, उसका कोई मंशियात का इशू था, इन्होंने कलाकोट वालों ने उसका मर्डर किया। फिर उसके बाद अरशद पप्पू ने मामा उज़ैर को अगवा किया, उसका कत्ल किया। तो ये यहाँ से जो है गैंगवार तेज़ हो गई, इलाकों में बढ़ गई, लोगों में मुख्तलिफ़ किस्म के ग्रुप बन गए। अब हुआ ये कि उस सेकंड जो पोस्टिंग थी मेरी, जब मुझे वहाँ दोबारा तैनात किया तो मुझसे तो पहली पोस्टिंग से बहुत नाला थे, बहुत तंग थे कि क्योंकि मैं अक्सर रहमान के ऊपर रेड वेड करता रहता था। वो एक अलग बात है कि मैं कभी कामयाब नहीं होता था, लेकिन ये कि वो उसको एक टेंशन रहती थी कि ये बाय जैसे चो है, मैं यहाँ आके उतरता हूँ या कहीं जाता हूँ, ये सर पे मेरे आ जाता है। वो पोस्टिंग जो मेरी थी, जो सेकंड पोस्टिंग थी, उस वक्त एक तो अरशद पप्पू फार्म में था, वो इन पे अटैक कर रहा, दूसरा फिर मैं बायसियत एसएचओ के इनके ऊपर सर पे आ गया, तो इनको तो बहुत तकलीफ हुई ना। अब इनकी तकलीफ को एक एएसआई था मेरा, आतिफ शहजाद नाम था, वो रहमान के घर के पीछे जुमन शाह प्लाट पे एक भालू कालू एक लड़का था, वो हीरोइनी था, वो हीरोइन जो है पीता भी था और उसी को कोई बेचता भी था ना इलाके में। तो वो पकड़ के ले आया। जब वो पकड़ के ले आया तो मेरे से एएसआई साहब ने कहा जी ये से, मैंने कहा ठीक है, जो कानूनी है इसकी बनती है आप बनाएं, एफआईआर बनाएं। वो उसकी एफआईआर लॉन्च हो गई। अब हमारे पास इशू ये था कि हमने उस पहली दूसरी पोस्टिंग में, मैं जब इलाके में गश्त पे था कार पे, तो मुझे एक 2 मोटरसाइकिल पे 125 पे 2 लड़के नज़र आए। तो जब हमने कार उनको चेस की तो उन्होंने भगाना शुरू की, फायरिंग भी हुई हवाई। फिर वो चील चौक पे गिर गए, उनमें वो जो है एक लड़का हमने पकड़ लिया। अच्छा, उस वक्त तो मौके पर तो हम उसे नहीं जानते थे। जब थाने लेके गए लोगों ने बताया ये तो यूनुस मादी है, ये तो रहमान लोगों का ख़ास बंदा है, रहमान डकैत का। हाँ रहमान डकैत का है, उनका उस ग्रुप का आदमी है ये। अब ये सारी चीज़ें तो लाजवाब है उनके लिए, तकलीफ देती कि ये फिर आ गया। अब जाते ही इसने एक बड़ी कार्रवाई कर दी, अंदर गलियों में भागता रहा, फायरिंग करता रहा, बंदे पकड़ लिए इसने। अब हुआ ये कि ये आदमी भी बगदादी थाने में बंद हुआ और मेरा जो कालू था वो भी उसी लाकब में, चूँकि हमारे पास पक्का लाकब नहीं था कलाकोट में, हमारा जो पक्का लाकब था वो बगदादी थाने में था। सही। तो जब ये कालू वहाँ पहुँचा तो वहाँ पर यूनुस मादी भी मौजूद था। तो यूनुस मादी असल में उन्होंने जो एफआईआर कटाई उसमें उन्होंने एक जिक्र किया कि जी आज मुझे ये मार देंगे। अच्छा, ये था कि मार देंगे। ये किसने एफआईआर करवाई? ये तो उसकी बहन ने कराई ना, जो मुद्दई थी उसने ये एफआईआर कराई। उसकी भी मैं डिटेल आपको अभी थोड़ी सी समझाता हूँ। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो चूँकि उसको इशारा था, क्योंकि ये जो यूनुस मादी था ना, ये रहमान का आदमी था। अच्छा, बैकग्राउंड में कोई साजिश चल रही थी कि जी इसको किसी तरह से इस तरह करके इसको जो है ना मारा जाए और फिर एक एसएचओ के खिलाफ एक बहुत बड़ा एजिटेशन किया जाए। वही हुआ। वो मे भी जो मेरी जो इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जी उसको रात को तकिया रख के मार दिया। किसको? यूनुस मादी को? यूनुस मादी ने कालू को मार दिया। कालू को मार दिया। अच्छा, हाँ, उसको मार, जिसको ऐसे ही पकड़ के लाया। हाँ, जिसको ऐसे ही पकड़ लाया था। अब जनाब वो जब मर गया, जो हमारा जो वेरी फर्स्ट टाइम जो मेरा टीपीओ था, हमने उससे फ़ोन किया, हमने कहा सर ऐसे ऐसे इन्फॉर्मेशन है कि वो इलाक हो गया। तो बोला आप क्यों परेशान होते हो? वो मुझे जानता था, मेरे काम को जानता था। उसने कहा आप परेशान नहीं हो, इलाके में और भी लोग थे। अब उस टीपीओ साहब को ये तो नहीं पता था कि वो जो आदमी थे वो तो रहमान के ही आदमी थे वहाँ पर भी। यूनुस मादी रहमान का ही आदमी था ना। तो ये सारा इन्होंने मैनेज किया। फिर उसके बाद जनाब मुझे जो है उस वक्त के टीपीओ साहब ने कहा कि अभी थोड़ा हम पे प्रेशर है तो हम आपको सस्पेंड कर देते हैं और इस एएसआई को जो है ना वक्ती तौर पे बिठा देते हैं, कस्टडी में ले लेते हैं। अब जब यहाँ से थाने से या पुलिस से जो इन्फॉर्मेशन वहाँ क्रिमिनल तक जाती थी वो ये जाती थी कि जी इसमें नईम खान का कोई फॉल्ट नहीं है और इसकी एफआईआर कटनी नहीं चाहिए। तो उनको बड़ी तकलीफ़ होती थी। उनको तकलीफ़ होती थी कि यार असल तो हमने सारा ड्रामा इसके लिए ही किया है, क्योंकि वो जो बसें थीं, जो बॉडी थी, वो प्रेस क्लब ले गए थे, तो ये सारा रहमान ने किया था ना, वो तो नहीं कर सकते थे, वो इस काबिल तो नहीं थे। उन्होंने इनको सारी चीज़ें ये इस्तेमाल की और उसके बाद एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया। फिर इन्होंने जनाब वो एएसआई को वहाँ से भगा भी दिया थाने से। अच्छा, जब भगाया तो प्रेशर बढ़ गया। फिर जो एक नया एसएचओ मेरे ही बैच का था, इकबाल रज़ा शेख, ये उसका बड़ापन था, उसके पास आए, वो एसएचओ लगा, उसने कहा कि जी ये मैं एफआईआर नहीं काटूंगा नईम के खिलाफ। फिर उसको वहाँ से
उन्होंने हटा दिया अफसरान ने। फिर एक नए एसएचओ को अमजद कैनी, आपने नाम सुना होगा, बड़ा मशहूर। हाँ, वो जनाब वो आ गए और उन्होंने आके बड़ी अच्छे तरीके से मेरे खिलाफ एफआईआर लॉन्च की। वो एफआईआर इस तरह थी कि मेरा बेटा घर में टीवी देख रहा था, नईम सन्नाटा आया, उसने दरवाज़ा तोड़ा, उसे मारतबा गाड़ी में डाल के ले गया, और जब मैं भागती हुई थाने गई तो एसएचओ साहब ने कहा 30,000 रुपये रिश्वत लाएं तो मैं इसे छोड़ दूंगा। ये बिल्कुल प्लान एफआईआर थी ना। तो उनको जो है उसने नहीं छोड़ा, और फिर वो मेरा बेटा, हम लाकब में बगदादी में मुलाकात कर रहे थे तो एसएचओ साहब पीछे खड़े हुए थे, और मेरा बेटा चीख चीख के कह रहा था कि आज मेरा मर्डर हो जाएगा, आज मेरा मर्डर हो जाएगा। और भाई ये जब मेरे पर एफआईआर कटी, आप अंदाज़ा लगाएं तो क्या अब इसमें मेरी कोई गुंजाइश है? तो मैंने जब, लेकिन सबको पता है कि ये मैं इसमें इनोसेंट हूँ, मेरा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। अफरान को ये यकीन है कि ये ऐसा कोई मामला नहीं है, और ये मामला सिर्फ जो है ना, वो जो माफिया, जो गैंगस्टर हैं, जो गैंगवार जो शुरू हुई है, उसमें तो उनको वो जो प्रेशर है जहानाबाद वाला, और मज़ीद मेरा ये जो प्रेशर है, उससे बचने के लिए कम से कम इसको स्क्रीन आउट किया जाए। भाई वो एफआईआर कटाने में कामयाब हो गए। जब वो एफआईआर मेरी बन गई तो लामाला मैंने लाजमत राब्ते किए इधर उधर अफसरान से, तो उन्होंने कहा यार अभी हम पे प्रेशर बहुत है, तो आप एक काम करेंगे, वक्ती तौर पर अपनी बेल कराएं। तो मैं चला गया हाई कोर्ट, मैंने वहाँ से प्रोटेक्ट बेल ली अपनी। फिर मैंने ज्वाइन किया सेशन जज को, वहाँ बिन यामीन साहब थे, शहादत अवान जो हैं वो मेरे खिलाफ वकील थे। अच्छा। हाँ, वो जब मेरी एफआईआर पढ़ रहे थे तो वो जज साहब मुझे बड़े उससे देख रहे थे। मैंने बोला उस्ताद ये तो आज काम मेरा हो गया, मुझे शायद बेल नहीं मिलेगी। तो उन्होंने फिर ये सारा बातचीत करने के बाद जज साहब ने 12 बजे का टाइम दिया इस बेल के बारे में। मुझे बुलाया अपने ऑफिस में, शहादत साहब भी थे, मैं भी था। उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा जाओ मैंने तुम्हें बेल दे दी। मैं बड़ा परेशान हुआ कि यार मेरी बेल कैसे हो गई यहाँ पर, सामने शहादत अवान यहाँ मौजूद है, और वो और उन्होंने सारी कहानी सुनाई है कि जी मेरा बेटा था, मारा पीटा, पैसे मांगे। उन्होंने तो अपनी जाने से पूरा काम किया हुआ था, लेकिन आज ऊपर भी एक ज़ात बैठी हुई थी ना, उसने मेरा साथ दिया, उसकी वजह से मैं बच गया। लेकिन इस पूरे कत्ल के अमल में मुझे थोड़ी सी तकलीफ़ हुई, क्योंकि वो ज़मानत कराने के लिए मुझे अपने डॉक्यूमेंट, अपने ज़ाती पैसे खर्च करने पड़े। अगर मैं इनोसेंट था, सबको पता था, तो लेकिन ये सारा काम मुझे खुद करना पड़ा, किसी ने मेरा इसमें कोई ताउन नहीं किया। जो अफसरान आपको शाबाशियाँ देते थे? हाँ, मैं भाई मेरी मजबूरी थी, क्योंकि वो कहते थे कि ये हम पे प्रेशर है औरतों का। तो भाई औरतों का प्रेशर है तो सच और झूठ भी तो है ना कोई। अगर कोई मिसाल के तौर पर ये प्रेशर है कि उसके बाद जनाब मैं बेल हुई मेरी, फिर उसके बाद उसी असना में एएसआई ने भी ज्वाइन किया, बेल थी, लेकिन वो फिर उस पर मारपीट की औरतों ने अंदर अदालत में, वो भाग गया, वो फिर उसकी बेल कैंसिल हो गई। बहरहाल एंड में हमारा वो केस डिस्पोजल हो गया, और मैं उसके फ़ौरन बाद फिर वहाँ से चला गया दोबारा। डिस्पोजल कैसे हुआ सर? ये डिस्पोजल ऐसे हुआ कि मेरा चार्जशीट कटी थी मेरी, लेकिन मुझे जो है ना वो हमारी लैंग्वेज में कहते हैं कि मुलजिम को जो है ना, जो गिरफ्तार नहीं होता उसको रेड पेन से लिखते हैं, और जिस पे जो जुर्म साबित नहीं होता उसे ब्लू इंक से लिखते हैं। तो मैं ब्लू इंक का मुलजिम था, सही। तो इसलिए कॉलम नंबर 2 में था। तो मेरी जो है वो फिर जज साहब से भी कोई बातचीत हुई, अंदर बैठक हुई, तो उन्होंने बताया यार तुम्हारे तो इसमें मटीरियल कुछ भी नहीं है। लेकिन मैंने कहा सर पिछले 1-1.5 साल से मैं ये तारीखें भुगत रहा हूँ, तो ये मुझे तो लग रहा है अगर मैं इस तरह ही चलता रहा तो ये तो 2-4-5 साल खींच जाएंगे। तो लिहाजा फिर मैंने कहा तुम क्या चाहते हो? मैंने कहा सर मैं चाहता हूँ मेरी जान छूटे, मामला सीधा हो। तो बस फिर आप समझदार हैं किस तरीके से फिर शहादत साहब के ज़रिए मामले हो ख़त्म हो, रफा दफा हो गया। सर 2002 में रहमान डकैत पर आपने रेड किया था? बिल्कुल किया था। ये 302 के बाद है या पहले? ये पहले का है। अच्छा, ये पहले का है, ये मेरी पहली पोस्टिंग का वाक़या है। सर ये क्या मामला था? ये मामला ऐसा था कि उस ज़माने में बाबू डकैत, आपने नाम सुना होगा, इकबाल, वो जेल वेल में था, रहा हो के आ गया, फिर वो लाजमी बात है जाता कहाँ, उसकी रिहाइश तो जुम्मन शाह प्लाट में थी, तो उसने तो रहना वहीं था। लेकिन अब इनके लिए ये प्रॉब्लम थी कि कहीं बाबू दोबारा एक्टिव ना हो, कोई किसी गैंगस्टर ना ले आए, और फिर ये हमारे लिए मुश्किल ना कर दे। तो उसके लिए इन्होंने एक कॉल की, अपनी मीटिंग अपने क्रिमिनल्स की, इलाके के बाहर के, उसमें कि ये इसका क्या जवाब देना चाहिए, किस तरह का। तो मुझे ऐसे बंदे का फ़ोन आया, मैं उस वक्त यूनिवर्सिटी रोड पे था, रात कोई तकरीबन 1-1:30 बजे का टाइम था। उसने मुझसे कहा सर बड़ी ज़बरदस्त चौकड़ी जमा के बैठे आप आए। मैंने कहा कौन कौन थे इसमें? रहमान था, बाबा लाडला था, और एजाज़ कीचू वाले, शरीफ कीचू वाले,
और एक बंदा तो वहाँ हलाक भी हो गया था, ईदू या असगर नाम था उसका। तो वो वाक़या इस तरह का है कि फिर मैंने उसको बड़ा मना किया कि यार रात भी हो रही है, थका हुआ भी हूँ, और फिर रात को हमारी असल में एक्चुअली नफरी कम होती है ना, क्योंकि बैंक वैंक होते नहीं है, दूसरी चीज़ें होती नहीं, तो इसलिए रात की नफरी हमारी कम होती है। तो उसने बड़ी ज़िद की कि आओ, बस चलो मैंने हिम्मत की, मैं आया। फिर हमने गबोल पार्क, आपने सुना होगा नाम, बड़ा वहाँ मशहूर है। वहाँ पर मोबाइलें खड़ी की, ताकि इस मोबाइलों क्रिमिनल तो इतने तेज़ थे कि मेरी गाड़ी की जो एक लाइट स्लो थी, एक तेज़ थी, उससे शनाख्त करते थे। तो मैंने कहा ये हमारी आवाज़ जो मोबाइलों की आवाज़ है, ये भी इससे भी होशियार हो जाएंगे। तो बहरहाल मैं अपने सिपा को लाया और मैंने एक शकील बलूच, जिसका पहले जिक्र किया, उसके घर के पास एक तंदूर बना है, उसकी आड़ से मैंने इनको दिखाया कि देखो ये जो 10-12 लोग बैठे हैं और इनकी तरफ आगे पीछे जो लोग हैं, ये सारे रहमान के लोग हैं और इन्हीं में रहमान बीच में बैठा हुआ है। तो ये 2 बंदे मैंने वहाँ तंदूर के पास छोड़े, 2 बंदे नासिर करीम, आपने नाम सुना होगा, साबिक टाउन नाजिम जो है, जी जी जी। उनके घर के पास गली थी, वहाँ छोड़े। फिर 1-2 बंदे आगे छोड़े। फिर मैं सादरबर मोहल्ले से होता हुआ अपने 2 से बंदों के साथ, मैंने ये सारी प्लानिंग की हुई थी कि अगर हम यहाँ से आएंगे तो ये इधर भागेगा, तो आपने इधर से इनको हिट करना है। तो लेकिन जब हम आ रहे थे, उनके करीब पहुँचने वाले थे, तो वो उसमें एक ताहिर बलोच था, तो उन्हीं की पार्टी का आदमी था, वो कुछ चाय शाय लेने जा रहा था। उसने तो वैसा शोर किया, आपको देख लिया हाँ, उसने? वो सन्नाटा के, और बस उसके बाद तो वहाँ तो क्लशनकोफ की जो है ना भरस चलना शुरू हो गया। अब मैं तो इसमें मेरे को तो अजीब टेंशन हो गई कि यार ये रेड तो फिर नाकाम हो गया, अल्लाह रहम करे कोई मरवर ना गया हो मेरे सिपा। बहरहाल जब मैं आया तो भाई वो 2-3 सिपाही मेरे को मिले, मैंने उनसे पूछा भाई क्या हुआ, बोला सर वो ये हो गया, वो वैसे हो गया, ऐसे हो गया। मैंने कहाँ हैं ये लोग, बोला सर ये लोग तो इधर उधर कोई भाग गए हैं। बहरहाल फिर मैंने बंदी से रब्ता किया, उसने मुझे बताया कि फ़लाने की छत के ऊपर ज़रा आप पहुँचें। अब छत पे कैसे पहुँचे, दरवाज़ा खुले तो पहुँचे ना, या मैं उसके ऊपर तो चढ़ नहीं सकते थे, बिल्डिंग थी वो। बहरहाल उसमें भी एक हमारा बेचारा शहीद है, ज़मान नाम है, उसी वाक़े की वजह से उसको जो है ना बाबा लाडे ने मारा, उसको हलाक शहीद किया। बाद में हाँ, उसी खार में सिपाही था कोई? सिपाही था वो, मेरे साथ था, स्पेशल में था वो। फिर चढ़ा, हमने दरवाज़ा खुलाया, फिर हमने ऊपर से जो है 2 TT 9mm और 3 मुलजिम पकड़े, फिर हम उनको नीचे लाए। ये आपने अपने मुखबर को फ़ोन किया, उसने आपको बिल्डिंग बताई? हाँ, हमने उस बिल्डिंग के ऊपर चढ़ने की पहले कोशिश की, क्योंकि वो ऊंची थी, क्योंकि फायरिंग इतनी हो चुकी थी कि हर आदमी घर में सहमा हुआ था, बाहर निकल नहीं सकता था। बहरहाल इस ज़मान ने बेचारे ने हिम्मत करके ऊपर चढ़ा, चढ़ के इसने उनको बोला होशियार, हिलना नहीं, मारूंगा। तो इसी इतना में दरवाज़ा भी खुल गया, मैं ऊपर पहुंच गया। हम पहुंचे तो हमें उस वक्त एजाज, कीचू, तारिक और एक और लड़का था, इसका नाम जहन में नहीं आ रहा है, ये 2002 की बात है। तो ये हमें 2 पिस्टलें और ये 3 बंदे मिल गए। लाजमी बात है, जिसका घर था उसके तो रिहायशी तो नहीं थे ना वो इंक्वायरी हुई, हमने मोबाइल में बढ़ाया। आगे से देखा एक कोई 20-22 साल का लड़का एक दूध का डब्बा लिए आ रहा है। हाँ भाई क्या नाम है तेरा, क्यों आ रहा है, क्या मसला है, इतनी गोलियाँ चली हैं। बोला मेरा नाम मुदस्सिर है। मैंने कहा ठीक है, मैंने उसकी तस्वीर निकाली, क्योंकि मेरे पास तो तस्वीरें आ जाती थी ना। मैंने बोला ये तू ही है, उसने बोला हाँ। मैंने दिया, गाड़ी में बैठाया, 4 हो गए ये बंदे। फिर मैं मुदस्सिर कौन था? मुदस्सिर इनके साथ ही था ना, अच्छा। इनका साथी था। तो जब मैं आगे गया तो हमें जो है ना वहाँ पर 2 मोबाइल फ़ोन मिले, वो मोबाइल फ़ोन हमने देखे। फिर हमें कुछ ब्लड नज़र आया, हम उस ब्लड के ज़रिए गए तो आगे दरवाज़ा खुला हुआ था, एक बंदा ज़ख्मी पड़ा हुआ था। भाई तू इधर कैसे, तेरे को गोली लगी, क्या हुआ? अरे सर हम मलीर का रहता है, हम इधर से ही आया था, गोली चला हमको लगे। मैंने बोला तेरी ऐसी कम तैसी गोली चल गया, तू इधर रात को कलाकोट में मलीर से तेरा क्या काम इधर? अच्छा खासी उसको गोलियाँ लगी हुई थी, उसको मोबाइल में डाला। एक घर में जब हम गए ना तो वहाँ रहते थे मकरानी, यानी काले बलोच होते हैं, और ईरानी तो आपको पता खूबसूरत होते हैं। तो वो मैंने देखा कि ये कम्बिनेशन बन नहीं रहा इनका ना, गोरे काले का। तो मैंने उससे उसके ऊपर जो है ना थोड़ा सा रोब किया मालिक के ऊपर, और उसको उसने मेरे को आंख मारी, क्योंकि वो डरते थे, उनको पता है यार ये बाद में हमारे घर को जला देंगे, हमें मार देंगे। वो बंदा भी हमने वहाँ से अरेस्ट कर लिया। इस तरह हमने जनाब ये 5 बंदे हमने। फिर मैंने अपने दोस्त जो था उसको मैंने उसका शुक्रिया अदा किया। मैंने कहा यार ये वाहिद रेड है जो सुबह 11 बजे तक चल रहा है और हमें इतनी कामयाबी हो गई। इसमें एक SMG, 2 पिस्टलें, एक इंजर्ड, और ये सारे, और ये वो रहा जो बाबू डकैत के साथ, और ये जो हुसैन ईरानी वाले हैं ना, ये उनके साथ का आदमी था। ये इतने अबू बराए तावान वगैरह का मुलजिम था ये।
ये फिर जो 2 मोबाइल थे मैं थाने लाया, मैंने इसकी इंक्वायर किया, पता चला कि ये तो एक रहमान का है, एक बाबा लाडले का है। अच्छा। हाँ, अच्छा में फ़ोन आते थे मेरे पास ना बलूची में, अरे खान के फलाना है, सरदार फलाना, मैं बोला वो गया तेल लेने गया। इस तरह की हमें जो है वो, उसमें आपकी बिरादरी के भी एक साहब का नंबर था, नाम लेना अच्छी बात नहीं है। अच्छा, मोबाइल में सेफ था। हाँ, सेफ था। सर राब्ते में तो रहते होंगे ये। हाँ, लाज़मी बात है, वो उनके अपना काम है। तो मतलब फिर रहमान निकल गया, रहमान हाथ नहीं आया। रहमान, अच्छा रहमान के लिए मेरे बंधु ने कहा कि सर आप थोड़ा अभी जाओ नहीं, ये किसी पानी की टंकी में छुपे हुए हैं दोनों, ये पानी की टंकी में छुपे हुए हैं, ये बाहर नहीं आ रहे हैं, ये निकले नहीं है इलाके से। ये किसी की भी घर की छत में जो है ना टंकी है पानी की, उसमें हमने 2-4 टंकियाँ भी चेक की उसको मुतमईन करने के लिए और अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन हम कामयाब नहीं हुए, वो बस मोबाइल फ़ोन में। सर ये रहमान से ज़्यादा बोलते हैं बाबा लाडला, जो ये बड़ा ख़तरनाक फाइटर था। अरे बाबा लाडला ये चोर चकार लोग थे पहले, ये पुलिस के मुखबर भी थे। अच्छा। हाँ, ये हमारे पुलिस वालों के, मैं अभी क्या आपको बताऊँ, ये उनके मुखबर भी थे। ये शुरू में चोरियाँ चकारियाँ करते थे, फिर बाद में फिर इन्होंने, लाज़मी बात है, क्योंकि इसकी फैमिली में आपने सुना होगा इसका चाचा वाचा था वो यूसुफ बंगाली, वो क्रिमिनल थे, तो उसके हवाले से फिर ये सारे इस तरह के बन गए, बदमाश हो गए, फिर गैंगस्टर हो गए, फिर इन्होंने जनाब खूब कमाया काम नाम। सर 2002 में आपने ये रेड का तो बताया, सर सिविल हॉस्पिटल से कोई इंजर्ड बंदे की भी कोई वो भी मामला हुआ था, कोई हाँ, कॉल एमएलओ वालों की कॉल आई थी। ये असल में मेरी पहली पोस्टिंग में ऐसा हुआ कि मैं, क्योंकि रात को इलाका ऐसा था, मैं घर कम जाता था, तो हम रात को वहीं स्टे करते थे ना, तो एक एंट्री आई सिविल अस्पताल से कि जी एक शख्स, ये नाम है, टांग में गोली लगने से ज़ख्मी हुआ है और इसके इलाज मुआवजे के लिए आया है और इसके लिए का अफसर को रवाना किया जाए। तो मैं खुद उसके हमरा चला गया एएसआई के, हमने उससे बातचीत की। जब हमने उससे बातचीत की तो मैंने महसूस किया कि यार ये भी कोई क्रिमिनल है, लेकिन ये वो कोई गैंग विंग टाइप का नहीं है, लेकिन ये ऐसा कोई डकैत मकैत है। तो उसकी बताई हुई जाए वकुआ पर हम पहुँचे। वो इलाके का नाम था जुम्मन शाह प्लाट। अच्छा, मशहूर। हम वहाँ पहुँचे। जब वहाँ पहुँचे, हमने एक घर के पास खड़े होकर, मैं फ़ोन पे बात कर रहा था किसी से, तो वो उस आवाज़ को, क्योंकि रात का टाइम था, खामोशी थी, सन्नाटा था इलाके के अंदर, बहुत ऊका आलम था। तो वो जो लड़का था, इकबाल साईं उसका नाम था, वो रऊफ़ का बड़ा अच्छा दोस्त था, तो वो हमारी दोस्ती में उसने बहुत तकलीफ़ भी उठाई बेचारे ने। अच्छा। बहुत तकलीफ़ उठाई उसने। तो उसके बाद गलत हुआ उसके साथ बहुत ज़्यादती की। तो वो जो इकबाल साईं था वो नीचे आया, उसने मुझसे कहा सर अरे इधर क्लाश नाला आया, क्लाश। मैंने कौन है? बोला बाबू के लोग हैं और वो रहमान के घर गए। तो अब इकबाल ने, साईं ने ये सोचा कि यार इसके पास 2 तो सिपाही हैं, वो इतनी जदीद हथियारों में हैं, ग्रेनेड चेनेड होंगे, तो ये तो बनता नहीं है, कोई साइंस बनती ये नहीं। बाबू के कौन से लोग थे सर? ये बाबू के जो है ना 2-3 बड़े मशहूर नाम थे, इस वक्त अभी मैं, चूँकि मेरी मेमोरी में वो अभी फंस नहीं रहा है, लेकिन उसमें नाम थे, बड़े मशहूर नाम थे, शायद उनको सज़ाए मौत वगैरह भी हुई हुई उनमें से। अच्छा। हाँ, वो जेल में है, तो वो इसको ना कमांड कर रहा था लड़का, और उसमें इस इत्तेफाक से एक मेरा भी जानने वाला मौजूद था, इसलिए कि वो लाज़मी बात है, हम वो भी इंफॉर्मेशन के हवाले से। तो वो हम गए दादल हाउस, जो रहमान का घर था, वहाँ देखा खड़े हुए एकदम रहीम काना, कामरान टीटी, कामरान कामी, सॉरी, इमरान टीटी, मुराद, ये लोग आए, अरे सर क्लाश लाया, फायरिंग कर रहा है, ये कर रहा है। तो मैंने बोला भाईजान फायरिंग तो तुम भी करते हो, तुम में और इनमें फ़र्क तो कोई भी नहीं है। तो बोला नहीं सर वो हम पर हमला करेगा, ये करेगा। मैंने कहा बात सुनो भाई, ये जो तुम्हारा जो घर है ना, इसमें जो औरतें हैं उसकी मेरी जिम्मेदारी है। तो वो वक्ती तौर पे तो उसने बोला यार ये सारे रहमान के लड़के थे? ये रहमान के साले थे 2 तो। अच्छा। एक रहमान का भाई था और एक उसका कज़न था। ये लोग अपने उधर दादल हाउस के तैयार खड़े हुए थे? ये भी लाजमी बात है, इनको वो गुजर रहे थे, इन पर हमला करना था उन्होंने, ये सारी कहानी कार्रवाई तो हो रही थी, लेकिन कुदरती तौर पे हम उस एंट्री की वजह से वहाँ पहुँच गए बीच में। तो अभी हम ये बात ही कर रहे थे कि हमने कहा जनाब ये जो फैमिली है, ये हमारी फैमिली है, हमको जान देनी पड़ेगी, फिर ये अंदर जाएंगे दादल हाउस में। हाँ, लेकिन उन्होंने बोला यार पुलिस है, बातें कर रही है, अभी जब ये आएंगे तो फिर इंशाल्लाह हम तो खैर सेफ हो जाएंगे, ये तो इधर ही, ये कहाँ भागेंगे। तो वो कुदरती तौर पे एक वहाँ पर अली होटल है उसके घर के आगे, उसके पास एक छोटी गली है, वो उस गली से कतार की शक्ल में निकले और दूसरी गली में भाग गए। अच्छा, हम उनके पीछे भाग गए। अच्छा, हम ऐसे भागे कि हमने जुम्मन शाह प्लाजा, सॉरी वो झटपट मार्केट है, वहाँ तक हमने उनका पीछा किया।
अब जब हमने पीछा किया तो हम वापस आए, वो तो निकल गए। अब रहीम ने और उनके लोगों ने देखा, बोला यार ये तो वाकई पुलिस ही है, अजीब पुलिस हमने देखी यार, ये तो इस तरह की इन्होंने अपने लिए इतनी कुर्बानी दी। तो बड़ा मेरे पीछे कमीज़ के बहुत पसीना और बड़ी वो थी, बड़ा खुश हुआ कि यार वाकई इसने तो जो ज़बान दी उस पर वो पूरा उतरा, ये बात की इसने। लेकिन रात को सुबह 1-1:30 बजे उन्हीं में से एक का फ़ोन आया, अरे सर आपने हमारा काम ख़राब कर दिया। बोला क्या हुआ? बोला अरे आज तो हमने उसका काम पूरा उतारना था। ये बाबू डकैत के लड़कों ने हाँ, उनमें कोई एक लाज़िम बात है, आदमी की, इन्फॉर्मर होते हैं। हाँ इन्फॉर्मर टाइप था। तो ये ऐसे ऐसे काम होता था लियारी में, उन गलियों में। असल में उन गलियों में हमें जो मुश्किल होती थी या पुलिस को जो मुश्किल होती थी ना, वो तंग रास्ते थे। अगर ये रोड जैसे नाज़माबाद नारताज़ाबाद के रोड होते, बड़े रोड होते, तो शायद ये इतना कामयाब नहीं हो सकते थे। सर ये जब दादल हाउस पे लोग हमला कर रहे थे, रहमान वहाँ मौजूद नहीं था? वो हब में था। अच्छा, ये हब में ही रहता हाँ, ये था? मुझे ये वहीं से पता चली खबर कि ये है ना, क्योंकि वो एक बड़ी खबर थी जो रहीम ने अपने भाई को इन्फॉर्म किया कि अगर खान तेरा दुश्मन है तो उसने आज हमारे साथ इतनी बड़ी हिम्मत दिखाई है। ये गुफ्तगू उन्होंने वहाँ के लोगों अच्छा, से। फिर रहमान ने आपके लिए थोड़ा सा हल्का रखना शुरू किया क्या? रहमान वाहिद आदमी है जिस ज़िंदगी में इस पोस्टिंग में आज तक मेरे से कोई गुफ्तगू नहीं, कभी भी राब्ता कभी नहीं। सर रहमान की एक और आपको इत्तला मिली थी, सुना मलिर में भी आपने कोई रेड वेड किया था? हाँ, ये असल में एक दावत में हम गए थे, करली का इलाका था, तो वहाँ पर कल्लड़ी का ये हाँ लियारी में एक दावत थी, हम वहाँ मौजूद थे। तो मेरे कुछ पुलिस वाले थे, उन्होंने बोला सर एक बंदा है वो आपसे मिलना चाहता है। मैंने कहा मिलाओ। वो आदमी जो था, लड़का जो था, वो मुझसे मिला, उसने कहा कि जी आप चलेगा हमारे साथ? मैंने कहाँ जाना? बोला मलिर। मैंने कहा देखो यार मलिर दूर है, अगर ये वाकई बात में वजन है तुम्हारी। क्या मलिर में क्या रहमान की इन्फॉर्मेशन। अच्छा, उसने बोला रहमान की इन्फॉर्मेशन है मेरे पास। हाँ, और वहाँ मौजूद है। अच्छा, वो भी कोई इसी टाइप का था, क्रिमिनल टाइप आदमी था, वो भी कोई ऐसा शरीफ आदमी नहीं था वो, और वो भी कोई इनका मेरा ख्याल है कोई गहरा आदमी था जो बाद में चाहे टूटा फूटा हो या इनसे मुनारिफ हो गया हो या कोई और चक्कर। तो वो भाई मेरे पास जो मेरे पुलिस वाले थे जो उस दावत में मेरे साथ थे, उसमें हमारे साथ एक सब इंस्पेक्टर था आले रज़ा, जो SRP में पोस्टिंग थी, ADIG का होता था, वो मेरे साथ दावत में था। हमने वही हिम्मत दिखाई, मोबाइलें जमा की और हम निकल पड़े। उस टाइम आप कौन से थाने में से थे? 900 चाकीवाड़े में था। अच्छा, हाँ, उस मैं ऐसे जो चाकीवाड़ा था शायद। तो हम कितनी मोबाइलें लेके पहुंचे आप? हम 5 मोबाइलें लेके निकले। मैंने बताया ना कि रात में पर नफरी कम होती है, तो हम 5 मोबाइलें लेके निकले। तो हमारी एक मोबाइल तो जगह जगह पंचर हो रही थी, तो हमने जेल चौरंगी के बिल्कुल सामने उसको बोला भाई तू नफरी हमें दे, तू जा आराम कर, गाड़ी ले जा थाने। तो इस तरह हमारी 4 मोबाइलें थी। हम जब एक प्लाट था, मेरा ख्याल है 2-3 हज़ार गज़ का होगा, ऐसे शायद थोड़ा बड़ा हो, और उस पर एक मेन गेट था और उस पर ना मोर्चे जैसे होते हैं ना, ऊपर बर्छी जिसे कहते हैं, चौकी कह लें, वो बनी हुई थी। तो जब हम वहाँ पहुँचे तो अब वो दीवारें ऊंची थी, मेरा ख्याल 10-12 फुट की ऊंची दीवारें थी। तो अब चढ़ने के लिए वो एक दूसरे से हम बातें कर रहे थे कि तू चढ़, वो कह रहा वो चढ़। अभी वो वहाँ कोई दरिया का नशा कर रहे थे। तो जब उन्होंने ये सारी बातें सुनी तो शायद उन्होंने अपने पंखे वंखे बंद किए, उन्होंने महसूस किया कि शायद कोई हम पर आ गया है ना, क्रिमिनल तो थे वो। अब हमने उनको चढ़ा के मैं मेन गेट पर आ गया। मेन गेट पर बंदे आए, लेकिन उन्होंने जब हमारे को भी महसूस किया तो वो बाहर नहीं आए। इसी दौरान जनाब वो फायरिंग शुरू हो गई दबा के। ये रात का टाइम फायरिंग शुरू हो गई, इतनी खौफनाक फायरिंग, मेरा ख्याल 3-4 कलशनकोव के एक साथ बढ़ चलना शुरू हो गए। अब मुझे तो ये टेंशन लग गई कि ये बहन मेरे वाले नहीं कहीं निकल गए। हाँ, पुलिस सरदारों पर। अच्छा, मैं वाहिद आदमी था उसे वाइट कपड़े पहना हुआ था जो उस अंधेरे में जो है ना साफ नज़र आता था। अच्छा, बाकी सब वर्दी में थे, बाकी काले कपड़ों में थे और वो खाकी रंग की पैंट थी। अब हमें ये टेंशन थी कि यार ये मर ना गए। अच्छा, उसमें एक और भी बात थी कि ये वो रेड था जिसमें हमारे SSP की कोई इल्म में ये बात ही नहीं थी कि मैं वहाँ जा रहा हूँ या मैं ऐसे कर रहा हूँ। सबसे बड़ी बात ये है कि ये मैं अपने कंधों पे रख के ही सारा काम मैंने किया, इसलिए कि एक बड़ा टारगेट था, एक बड़ा हदफ था, उसको अचीव करने के लिए। अब जनाब वो वहाँ पर जब फायरिंग हो गई तो सिपा जो हमारी जो ऊपर चढ़ी थी जितनी देर में, वो उससे जल्दी नीचे उतर गई। फायरिंग हो गई, क्लाशन के फायर। फिर उसके बाद वो वहाँ उधर जो है वो खेती बाड़ी थी, वो जो गंदुम या किसी के बड़ी जो बड़े बड़े जो भुट्टे वाले जो होते हैं दरख्त, उसमें जाके वो सारे छुप गए। जो इन्फार्मर था कहने का अरे सर चलो अभी इधर काम ख़त्म हो गया। मैंने बोला यार अभी कैसे काम ख़त्म हो, काम तो अभी शुरू है। बोला अरे सर अभी कुछ भी नहीं कर सकता है तुम उसका,
करना है तो कूदो अंदर। मैंने कहा भाईजान अंदर क्या, मैं लोहे का आदमी हूँ, अंदर कूदूँ एक? बोला नहीं तो इधर तो बेकार है आपका रुकना। अभी हम उधर एक ग्राउंड भी था, उधर आगे जो है कोई चौकीदार वौकीदार था, वो भी बलोच था, हम उसके पास गए। अब सुने मज़े की बात, मुझे तो ये भी कंफर्म नहीं था कि ये इलाका किस थाने की याद है। नहीं है। ईमान से मैंने उनसे पूछा गार्ड से कि ये किस थाने की याद है, तो उसने उनकी हिमायत में पता है क्या बोला, अरे जाओ इधर से फायरिंग करता है तुम लोग, जबकि उसको सब पता है फायरिंग कौन कर रहा है, लेकिन वो हम पे कह रहा है ना। फिर हमने उसको ज़रा थोड़ा सा डांटा वाटा, दब्बच लगाई, बताया, तारुफ कराया, फिर वो थोड़ा सा। अभी वहाँ पर एक बहुत ही बोसीदा ट्रक खड़ा हुआ था उस ग्राउंड में, तो हमने सारे आके उधर खड़े हो गए। हमने कहा बस एक आध घंटे की बात है, वैसे ही फजर होगी, रोशनी होगी तो कुछ मामला सीधा हो जाएगा, कुछ मदद हो जाएगी अल्लाह की। उन्होंने एक नई चाल चली। उन्होंने इसी गैप में ये एडवांटेज लिया कि अपनी 4 मोटरसाइकिलों पे 6 मुल्ज़िमान या 8 मुल्ज़िमान उस उधर से आ गए और बुला लिए। अंदर वाले बाहर नहीं आ सके, और बाहर से उन्होंने मोटर बाइक पे और रास्ते बुलाए। और उस अंधेरे में सिर्फ मुझे तकरीबन 1 फुट की चिंगारी नज़र आ रही थी, बाकी गोलियां का हमें नहीं पता चल रहा था कि यार वो उनकी जो कलेक्शनें चल रही थी, उनकी 1 फुट 1.5 फुट की चिंगारी नज़र आ रही थी हमें। वो जो बाहर आए थे, हाँ, वो हम पर अटैक किया ना उन्होंने अटैक इसलिए किया कि ये मासरा टूटे तो ये लोगों को कुछ रास्ता मिले। तो इसी असना में जनाब वो जो आले रज़ा था उसको 2 गोलियां लग गई। जो ट्रक था उससे निकाला नीचे, खूनम खून। अब हमने तो बोला ये तो मेरे थाने में नौकरी करता है ना, हमारे साथ है, तो दोस्ती यारी में दावत में आया था। हमने भाई उसी इन्फार्मर की जो आल्टो कार थी उसी में हम उसको बिठाया, और मैंने कहा भाई इसको फ़ौरन आगा खान लेके जाओ। फराज आप यकीन करो कि हम उसी इलाके में घूम रहे थे तो वहाँ आगा खान से फ़ोन आया, और हमने पूछा, उसने हमें बताया आले रज़ा ने कि यार मेरे बच्चों का ख्याल रखना। सिर्फ ये उसने मुझे और खौफ हुआ ना। तो मैंने तुम हो कहाँ, बोला आगा खान है। तो और हम उस वक्त उसी मेमन गोट जाम गोट में फिर रहे थे। फिर हम आखिर में दुम्बा गोट जब निकले हैं ना हाईवे पे, सुपर हाईवे पे, तो फिर हमें अंदाज़ा हुआ कि ये रास्ता कराची को जा रहा है उल्टे हाथ। रहमान वहाँ से भी निकल गया। लाजमी बात है ना, मैंने बताया कि जब वो अब उसने अपनी कमक बुला ली, उन्होंने वो जो सिपा थी वो हमारे पास तो थी नहीं, हथियार तो हमारे पास थे नहीं, तो हम उनको जो जवाब देते वहाँ पर। आले रज़ा का क्या बना? आले रज़ा को हमने आगा खान में एडमिट कराया। अच्छा, फिर इसके बाद हमने थोड़ा सा ना राब्ता किया ना इधर अपने ताल्लुक़ में, किसी लोगों को बताया, तो उन्होंने कहा यार हमें ये इतला आई है आगा खान से, एक एंट्री आई है, ये तुम्हारा? मैंने कहा हाँ ये हमारा वाक़या। तो मैंने कहा सर ज़रा देखना। फिर एक उस ज़माने में एसपी होते थे अपना अब्दुल रज़ाक चीमा साहब, उनसे भी मैंने डिस्कस किया, तो उन्होंने कहा यार नहीं, ये तो फिर जब तुमने एसएसपी को नहीं बताया तो डीआईजी को भी नहीं पता होगा। मैंने सर किसी को नहीं पता, लेकिन चूँकि काम तो अच्छा ही था ना। अच्छा, वो जो एडीआईजी साहब थे उन्होंने जनाब उससे मिलने आए, हमदर्दी की, लेकिन उनको साथ साथ एक शुकात भी दे गए कि तू क्या करने गया था। देखो ना, उन्होंने तो अकलमंदी की ना, ये नहीं पता था कि वो तो मजबूरी में था, दोस्ती यारी में था। तो ये असल ये वाक़या, इसकी एफआईआर है मेमन गोट में, और रहमान के नाम से ही है। हाँ, रहमान के नाम है, और वहाँ के मलिर के जो लोग थे, जो बंदा हमारे साथ था, उस हवाले से उसने नाम बताया। तो रहमान मतलब फिर भी सर आपके हाथ नहीं आया? हाँ, रहमान एक दफ़ा आया था मेरे हाथ में पहली पोस्टिंग में, लेकिन मैं उसे पहचानता नहीं था, उसके पास शनाख्ती कार्ड किसी और नाम का था। वो कैसे आया था सर? ये वैसे हम जब गश्त कर रहे थे नॉर्मल तरीके से घूम रहा था वो, हमने रोक लिया, 2-3 लड़कों के साथ था, नाम पूछे, उसने शनाख्ती कार्ड किसी और नाम का बना हुआ था उसका। ये बात हमें वहाँ के जो बलोच पुलिस अफसर थे उन्होंने बताई कि तुमने ऐसे ये किया था, हमें तो नहीं पता था ना। ये बात वहाँ लीक हुई या उसने किसी से कही, तो फिर ये हम तक पहुँची ये बात। सर ये 2002 की बात है? हाँ, ये 2002 की बात पहली। उस टाइम तो सर इतनी बड़ी बला नहीं था जितनी बाद में बन गया था ये। हाँ, ये असल में उस वक्त सिर्फ इनका था मंशियात का और ये अगवा बराए तावान का और भत्ते वत्ते का जो है ना था, लेकिन ये जब 3 पे जब ये गंगवार शुरू हुई और बाबू के बाद ये अरशद वर्शद वाले आए। हाँ, ये इनके साथ बस फिर इनकी जो लगी वो यही मामला था। सर ये जो लहरी के अंदर ऑपरेशन हुए थे, शायद पहला ऑपरेशन तो फारूक अमान साहब की सरबराही में हुआ था, इसमें भी आप मौजूद थे? इसमें इसका मैं बताऊं आपको कि एक मीटिंग बुलाई थी डीआई साहब ने, डीआईजी ऑपरेशन ने उस ज़माने में, ये ऑपरेशन से पहले। तो वहाँ कोई हमदर्द था, उसने मुझे फ़ोन किया कि यार मीटिंग हो रही है, आप भी आ जाओ। मैं भी चला गया।
जब मैं वहाँ गया तो वहाँ पर इमरान शौकत साहब, शाहनवाज साहब, वासिफ कुरैशी और बहुत सारे इधर लोग बैठे हुए थे। मैं थोड़ा लेट था, मैं जैसे अंदर गया सबने मेरी तरफ देखा, बोला इसको लगा दो। अच्छा, उस टाइम पोस्टिंग मीटिंग थी? नहीं, पोस्टिंग पे ही था। तो डीआई साहब ने मुझे देख कर हंस के कहा, बोला ये एक आदमी क्या करेगा ये। लेकिन अब चूँकि इतने सारे लोग ये एक ज़बान होकर बोले तो उन्होंने मेरी पोस्टिंग कर दी एज एस एच ओ चाकीवाड़ा। अच्छा, मैं मीटिंग से निकल के बाहर आया तो इमरान शौकत साहब और ये अपने शाहनवाज साहब, मैंने कहा सर मैं चार्ज नहीं लूँगा। बोला यार वो यही सब नाराज़ हो जाएंगे। मैंने कहा सर नाराज़ तो होंगे लेकिन अभी मैं कत्ल का मुलजिम हूँ, ज़मानत पर हूँ अभी भी, और फिर कोई मेरे पे फिल्म बनाएंगे, अगर कोई साथ दे तो मैं फिल्म में मैं आऊँ ना मैं। तो बोलेंगे नहीं वो तुमको यार ये बड़े गलत काम हो गयागा और ये तुम जाओ। अब फराज आप देखें, मैं थाने से पहुंचता हूं, थाने के गेट पर तो रऊफ़ नाजिम भी मेरे साथ पहुंच जाता है। तो मैंने तो नहीं बताया कि मैं एसएचओ को चार्ज लेने आ रहा हूँ, इसका मतलब दफ्तर से आ रहा है। रहमान डकैत का खास आदमी था। ये दफ्तर से कोई इन्फॉर्मेशन लीक हो रही है, उसी दफ्तर से जहाँ ये मीटिंग हो रही है कि जी वो। मैंने कहा यार तुम बात सुनो, रऊफ़ तू क्या समझ रहा है मैं इधर एसएचओ लग कर लो, एसएचओ लग रहा हूँ। अबे मैंने गलत है, मैं नहीं ले रहा चार्ज, जा, ये ऐसे ही है, मैं नहीं लूँगा चार्ज। मैंने अरे बोला सर तुम हर वक्त ऐसी तंजिया बात करता है हमारे साथ, ये करता है। मैंने कहा बताओ, जो बात समझ में मेरे आ रही है वही बता रहा हूँ ना। तू चूँकि ऐसा आदमी है कि थाने आ जा सकता है, नाजिम वाजिम है तू या राय है पहले, तो ये हाल था, आप अंदाज़ा लगाएं। अच्छा हाँ, फिर वो जो आपने पूछा कि ये ऑपरेशन का ना, तो वो जब हम वहाँ लग गए, मुझे लगे हुए को 8-10 दिन हुए, तो मैंने बहरहाल कुछ बेहतरी की अपने थाने के लिहाज से, और लोगों को भी और अफसरान में भी ये बात सही लगी। लेकिन चूँकि ये अंदर से एक खिचड़ी तो पक रही थी ना उस ऑपरेशन की, वो तो हमारे इल्म में थी नहीं, वो आईजी साहब कर रहे थे और उसमें मीर ज़ुबैर साहब और फारूक साहब थे। तो उन्होंने लाजमी बात है वो अपने 4 SHO 2 DSP लाए, क्योंकि लाजमी तो उन्होंने ऑपरेशन करना था, जिम्मेदारी तो उनके ऊपर थी। टीम लाएंगे वो अपनी टीम ले आए। अब हुआ ये है कि 10-12 दिन के बाद फारूक साहब ने फ़ोन किया, बोला कहाँ हो। मैंने कहा जी फलां। बोला तुम दफ्तर आओ। मैं दफ्तर चला गया। बोला यार हमने असल में बहुत भागदौड़ की है और लोगों से हमने जो हमारी इन्फॉर्मेशन है यहाँ की, उससे हमसे ये गलती हुई कि हमने आपको हटाया। तो मैंने कहा सर आप अभी भी लगा सकते हैं, कोई मसला थोड़ी है। उन्होंने कहा जी असल में मसला ये है कि अभी हम लगाएंगे ना तो वो हमारे सीनियर ये समझेंगे कि अब कोई कुछ करप्शन की बात है ना। तो मैंने कहा फिर आप बताएं मैं क्या करूं। बोला आप एक काम करो, ये किसी भी थाने में, 4 थानों में से कहीं भी आप एक अपना दफ्तर बनाओ, मैं आपको नफरी देता हूँ, मोबाइलें देता हूँ, आप ऑपरेशन जो हमारा हो रहा है उसे कंटिन्यू करो। भाई मैं दूसरे दिन जनाब मैं कलाकोट पहुँचा। जैसे ही मैं वहाँ मौजूद था, कुछ देर बाद मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ गई कि नवलैन के पास जो मिल है उसमें जनाब ये शाहनवाज शानी, नज़ीर बला और फलाना जो लोग हैं ना वो मौजूद हैं। अब जनाब ऐसे जो साहब तो कोई और थे। वो मैंने उनको बोला अच्छा वो चूँकि उस लियारी को पता नहीं जानते थे अंदरूनी से उनका ताल्लुक़ था, गलियों वलियों से इतने नहीं थे वाकिफ़, तो हम लोग तो 2 पोस्टिंग करके जा चुके थे वहाँ पर। तो जैसे ही हम पहुँचे तो मेरे एक सिपाही ने ऊपर से जाकर बोला सर नज़ीर बोला। अभी तो मैंने देर क्यों करा, कूद अंदर। उन्होंने जैसे ही अंदर कूदा, गेट खोला, हम अंदर चले गए। हमने जनाब वेरी फर्स्ट टाइम जो है नज़ीर को काबू कर लिया। कुछ लोग मिल के पीछे की तरफ भागे, तो उसमें जनाब वो शाहनवाज शानी भी था और उन्होंने हम पर जो है ग्रेनेड और फायरिंग शुरू कर दी। हम इसी असना में वो ऊपर से गिराए नीचे आके, फिर उसके मुकाबले में उसको गोली होने लगी, वो हलाक हो गई। ये बड़ी कामयाबी हो गई। ये कौन मरा? शाहनवाज शानी। अब कितनी बड़ी कामयाबी हुई ना, आप देखें ना, अगर ना मैं वहाँ जाता, ना मैं हुई SHO जो था वो, उसको क्या पता कि नज़ीर बला कौन है, शानी कौन है, फलाना कौन है। अच्छा उसमें एक और मज़े की बात देखें ना, जब मैं मोबाइल से निकला हूँ तो लोगों ने तालियां बजाई, जब दूसरी पुलिस आई तो मैं पथराव किया। क्यों? समझदार है आप। सर इलाकाई पुलिस पहुंची तो उसके ऊपर वहाँ पथराव हो गया? नहीं, जब ये ऑपरेशन हो रहा था, इनकाउंटर चल रहा था, तो लाजमत इसकी इतला तो सेट के ज़रिए पहुंची ना। फिर वहाँ जो बगदादी के DSP थे और जो दूसरे लोग थे वो भी आए, तो लाजमी बात है वो मोबाइलों की तादाद बढ़ गई, लोग ज़्यादा हो गए, उस बॉडी को भी हमने उठा लिया। तो जो लोग थे वो तो मुझे जानते थे ना चेहरे से अच्छी तरह, नवलैन वाले, तो उन्होंने ये अक्लमंदी दिखाई कि तालियां बजाने शुरू की जब मेरे पीछे पुलिस से उस पर पथराव किया। आपका फिर उधर ज़्यादा टाइम गुजरा सर? एक और जो मैं वाक़या भी मेरे जहन में आया वो बताना ज़रूरी समझता हूँ। तो मैं अक्सर मेरी पॉलिसी ये होती थी कि हम मोबाइल से बेहतर ना फुट पेट्रोलिंग करें, मोबाइल दूर खड़ी कर दें
ऐसे 2, 2.5, 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर पैदल चलें। उससे होता ये था ना कि अगर हम पैदल होते थे ना तो उनको पता ही भागने में मुश्किल होगी, और मोबाइल होगी, फायरिंग होगी, ड्राइवर भी पजल होगा, ये होगा, भागो वो, तो उसकी वजह से ये हमें एक एडवांटेज होता था पैदल चलना। हाँ। तो कभी कभी मैं बोलता था ऐसे अपने मुलाजिमों को, जाएं आप अंदर गश्त कर आए, मैं इधर खड़ा हूँ फलाने के पास बात करो, जनाब वो 10 मिनट बाद आ रहे हैं, कमीज़ें फटी हुई है भाई क्या माजरा है, बोला सर ये तो औरतों ने हमारे साथ ये किया है। तो मैंने कहा जब मैं जा रहा हूँ आ रहा हूँ, तो बोला नहीं सर ये पता नहीं क्या है। तो एक कैरेक्टर जिसे कहते हैं ना, वो उसकी वजह से ये सारी चीज़ें हमें अल्लाह ने आसानियाँ की। सर चौधरी असलम, इनके साथ भी ऑपरेशन में आप थे? हाँ, ये सेकंड ऑपरेशन हुआ था, इसमें भी मैं जनाब इनके साथ था। मैं ही लेके इनको लियारी की गलियों में घुसा था। मैंने ही अरशद पप्पू के लाशारी मोहल्ले में इनके साथ कार्रवाइयाँ की थी, और मैं जब जाता था लोग चीखते थे मस्जिदों से, खिड़कियों से, सन्नाटा के, तो जबकि मशहूर आदमी वो था ज़्यादा। चौधरी साहब लेकिन वहाँ थे नहीं उस टाइम, लियारी इतना उसकी घूमे शक्ल नहीं कोई जानता नहीं था ना चौधरी साहब की। हाँ ना, अब जितना मैं वहाँ रहा, गलियों में फिरने वाला था और इस तरह का माहौल था, मैंने आपको बताया ना कि ये सारा, मैं तो वहाँ सन्नाटा नहीं था, लेकिन मुझे उन्होंने ऐसा महसूस किया कि यार ये तो सन्नाटे का भी कोई बाप लगता है। सर डीएसपी भी वहीं रिटायर हुए हैं आप या फिर? नहीं, डीएसपी मैं न्यू कराची से रिटायर हुआ। तो जब ये गैंगवारी ख़त्म हो गई तो उस वक्त लियारी में थे आप? मैं अभी लास्ट टाइम एक और मैं आपको वाक़या सुनाऊँ। अरशद पप्पू के मर्डर के बाद जो उसके बेटे थे, उन्होंने ये बदला लिया ना अपने बाप का। ये किससे लिया बदला? इन्होंने एक चांद खान न्याजी को, SHO दे चांद खान न्याजी। हाँ, और जावेद बलोच को सोल्जर बाज़ार में, कुपरेडी में, ये इन्होंने बदला लिया ना उसका, क्या उनके बाप का, उनको सारा इल्म था। सर ये कितने, चांद खान तो शायद जिंदा है? नहीं, मर्डर हुआ ना परेडी के इलाके में। ये हाँ परेडी के, वो जो मोटरसाइकिल के ऊपर जा रहे थे पेशी से। ये दोनों मोटरसाइकिल पे थे, और ये उसमें जो है नॉमिनेट थे FIR में अरशद पप्पू की। तो उन्होंने इसको बदले की शक्ल में उनको मर्डर किया। अब वहाँ हालत हो गए ख़राब। फिर वहाँ पर जो MNA थे, जो पुलिस अफसर थे, उनके भी नाम थे कि अब इनका भी बारी है। तो फिर ये किसके लिए इन्होंने एक मीटिंग कॉल की, बड़ी चेयर की, उस पर सीनियर अफसरान। फिर उनमें से किसी ने बोला कि हम तो भाई पुलिस में नहीं जानते, एक बंदा है जो लियारी में बहुत सर्व कर चुका है, जिसके ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। सर ये किस वक्त की बात है? ये 2021 DIG ने बुलाई थी? IG साहब की थी भाई, एडिशनल IG साहब की तरफ से थी मीटिंग। अच्छा। फिर उनमें जो MNA थे, जो आजकल सेनेटर हैं यूसुफ बलोच साहब, वो भी थे, मौजूद थे सारे। तो उधर से जो पुलिस अफसर बैठे हुए थे, उन्होंने मेरा नाम लिया, फिर मुझे पोस्ट किया वहाँ पे एज ए DSP पाक कॉलोनी। मैंने तकरीबन 9 माह वहाँ बड़ी ज़बरदस्त नौकरी की उधर। तो ये फिर इन्हीं के लिए किया आपने? हाँ। अरशद पप्पू के बेटों के लिए? वो तो गिरफ्तार हो गए थे वहाँ पर पहले, मुझसे पहले ही, लेकिन ये कि हमने वहाँ पर उस माहौल में जो है ना, वो जो गर्मी थी उसके अंदर कमी हुई, क्योंकि हमने वहाँ पर मुख्तलिफ़ इलाकों में वहाँ जो लोग थे, जो एक्टिव थे, उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन भी किया, छापे पे मारे। तो फिर उन्होंने अपनी जगह छोड़ के वो कहीं दूर चले गए। तो इस तरह इसमें वक्फा आ गया, या दूसरे अल्फाज में कुछ कांटेक्ट भी किए जिनके नाम थे, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन हमने अपनी ईमानदारी से नौकरी की। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया। नाज़रीन, ये थे रिटायर्ड DSP नईम खान। इन्होंने बताया कि लियारी के अंदर गैंगस्टर कैसे बने, ख़ास तौर पर रहमान डकैत, बाबर लाडला, जो बड़े बड़े नाम आज बताए जाते हैं, अब तो मर गए हैं, लेकिन वो कैसे इस लेवल तक पहुँचे। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।